साथियों को जैसा कि हम बता चुके थे आप सभी को कि अगले सेशन में हम लोग 3.4 खत्म कर चुके होंगे और अगले एक्सरसाइज की ओर हम लोग आगे भी बढ़ चुके होंगे। तो जैसा कि आपके सामने दो प्रश्न बचा हुआ था पिछले क्लास में, तो आज हम उसे कंप्लीट कराएंगे और आगे जो है हम लोग आगे बढ़ने का आज प्रयास करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात पर कि क्या आपके सभी साथी इस वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी अपने अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। और हम जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक साल तक आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा। लास्ट टाइम में तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट टाइम में आपको फुल रिवीजन कराया जाएगा। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चैनल से जुड़े रहना चाहिए। हमको जहाँ तक लगता है कि मेरा माइक कनेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा 1 मिनट। अब कनेक्ट है, चलिए। तो शायद शुरू में आवाज़ बेहतरीन ना गया हो, लेकिन अब आवाज़ आपके सामने अच्छा जाएगा। तो प्रश्न था कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। अच्छा, उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण 2-3 मिनट बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रमुख विधियों को हम लोग जान चुके थे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ चुके थे। और आगे भी हम बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो मेरा आपसे बस इतना सा आग्रह है कि आप जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयास कीजिए कि आप अपने सभी साथियों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यानी यही आपका जो है कर्तव्य रहना चाहिए। और बाकी आप सच्ची निष्ठा के साथ आप पढ़ाई कीजिए, है ना। रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन आएगा ही आएगा। तो ज़्यादा नहीं, अब बाकी लास्ट में आपसे बात कर लिया जाएगा इसके बारे में। चलिए अब हम प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। और आपका जो प्रश्न जो बचा हुआ था 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा प्रश्न था कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, है ना। मतलब मीना जो है बाज़ार जाती है, बैंक में जाती है और बैंक में जाने के बाद बोलती है कि हमको 2,000 रुपये निकालना है। निकालने के बाद बोलती है कि हमको 100 रुपये और 50 रुपये के नोट चाहिए, ठीक है। तो खजांची उसे क्या करता है कि 25 नोट देता है, यानी कि टोटल 100 और 50 के दोनों मिला के 25 नोट उसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। 25 जब नोट प्राप्त होते हैं तो आपको पहला यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा देना है पहले ही कि इसका मतलब ये है कि मीना ने जितने भी 100 के नोट प्राप्त किए और मीना ने जितने भी 50 के नोट प्राप्त किए, उन दोनों का योगफल 25 है। यानी अगर एक्स नोट 100 के प्राप्त किए और वाई नोट 50 के प्राप्त किए, तो दोनों एक्स प्लस वाई बराबर में 25। यहाँ से हो जाता है क्वेश्चन 1। यही तो समझना होता है सवाल में। सवाल कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दो भाग में देगा, दो भाग में देगा तो दो समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए। पहले 50 रुपये के नोटों की संख्या, बाद में 100 रुपये के नोटों की संख्या, इसलिए कि प्रश्न में पहले 50 रुपये के नोटों को कहा है और उसके बाद 100 रुपये के नोटों को कहा है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि पहले आपको मानना है कि माना कि 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या बराबर एक्स, है ना। देखिए, तो आपको क्या करना है, माना कि 50 रुपये के नोट की संख्या, 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर एक्स तथा 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर वाई। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वीडियो में कट भी जाता है कभी कभी। नहीं, आज तो बढ़िया आ रहा है जी, पूरा आ रहा है। चलिए, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लिए। तो अब हम आते हैं तो प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि x यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या और प्लस में y 100 रुपये के नोटों की संख्या, टोटल मिला के हो जाता है 25 गो नोट। तो ये हो गया समीकरण 1। अगर आप ऊपर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, चूँकि कुल नोट 25 प्राप्त हुए, यानी कि कुल 25 नोट प्राप्त हुए। अब हम आते हैं पुनः प्रश्न से। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात चलेगा कि भैया मीना
मीना वाले प्रश्न में तो केवल एक ही समीकरण बन रहा है, दूसरे समीकरण का तो बात ही नहीं किया है। नहीं, बात किया है, आप समझ नहीं रहे। कुल उसको 2000 रुपये प्राप्त हुआ है, कुल उसको 2000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो देखो, तो भाई जब उसको 2000 रुपये प्राप्त हुआ है तो एक बात सोचने वाली कि उसको 50 और 100 का नोट प्राप्त हुआ है, तो 50 का कुछ नोट प्राप्त हुआ होगा और 100 का भी कुछ नोट प्राप्त हुआ होगा। तो 50 के नोटों की कुल संख्या और प्लस में 100 के नोटों की कुल संख्या और इनका वैल्यू, टोटल कितना वैल्यू है, 2000 है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक 50 का नोट है और हमको बताना है कि इसका वैल्यू कितना है, तो 50 रुपया है। अगर मेरे पास दो 50 का नोट है तो इसका वैल्यू 100 रुपया है। तो उसी प्रकार से ये है नोटों की संख्या, ये है नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो संख्या में जब हम 50 के नोट से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। मान लीजिए 10 गो नोट होगा तो 50 10 में, 5 गो नोट होगा तो 50 5, 7 गो नोट होगा तो 50 7। तो उसी हिसाब से हम कहेंगे कि जब 50 का नोट x गो है तो रुपया में उसका वैल्यू कितना होगा, 50x रुपया। चलिए अब 100 का नोट y गो है तो 100y रुपया। अब चाहे जितना भी हो, है ना, और टोटल मिला के हो गया 2000 रुपया। समीकरण 2। अगर आपको यहाँ भी समीकरण 2 नहीं बनाना है तो हम बता देते हैं। कॉमन 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 50 50 50, सभी पदों में 50 से भाग करने पर 50 कॉमन हो रहा है। तो बेसिकली आप 50 से भाग मारिएगा तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस में 2y और बराबर में हो जाएगा 40 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप क्या कीजिए, चूँकि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 और 2 क्या है जी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कट गया। यहाँ पे बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस कीजिएगा तो माइनस 15 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y इज इक्वल टू 15, है ना जी। देखिए आपके सामने y का वैल्यू निकल गया। y किसका वैल्यू था, सॉरी y किसका माने थे हम लोग, तो y हम लोग माने थे 100 के नोटों की संख्या। तो यहाँ पे आपके सामने 100 के नोटों की संख्या आ जाती है 15। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे भी देखेंगे और हम लोगों का अगला काम क्या है कि y का जो वैल्यू है उठा के या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में पटक देंगे, काम हो जाएगा अपना, है ना। समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या है, समीकरण 1 तो आसान है जी, इसमें रख दीजिए चुपचाप y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, है ना जी। तो x का तो वैल्यू आपके पास है नहीं है, तो x का वैल्यू x छोड़ दीजिए, y का वैल्यू 15 है और इज इक्वल टू 25, है ना। चूँकि x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, इसलिए x का वैल्यू हो गया 10, x का वैल्यू हो गया 10। ऐसे प्रश्नों को हल करने के बाद लास्ट में हम लोग हमेशा लिखेंगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 15, है ना, सॉरी 10, 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 आ रही है, ठीक है। देखिए अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y और बराबर में कितना हो जाएगा जी 15, है ना। यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, 15 10 को जोड़ेंगे तो टोटल नोट 25, इसके वैल्यू से गुना कीजिए तो आ जाएगा आंसर, है कि नहीं है। टोटल 2000 रुपया हो ही जा रहा है। चलिए तो इस सवाल को आप समझ चुके हैं, अतः करके आप लिख लीजिएगा, है ना, अतः करके आप बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा, आप बेहतरीन समझदार स्टूडेंट हैं। चलिए हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। जो लोग नहीं उतार पाए हैं उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको करना क्या है कि बेसिकली इन सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन से भी बनाना है, विलोपन से भी बनाना है, दोनों विधियों से आपको बनाने का प्रयास करना है। हम ऐसा इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि आपका बेस और भी मजबूत होगा, है ना, इसलिए आपको ये बात बताया जा रहा है। चलिए अब हम आते हैं किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय के पास। प्रश्न है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त किराया। देखिए हम ऑटो वाले का आपको बताए थे, ऑटो वाला से ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ऑटो वाले में गाड़ी पे बैठते के साथ देना था किराया, नियत किराया, और उसके बाद हर किलोमीटर का देना था। मतलब उसमें किसी फिक्स किलोमीटर का किराया नियत नहीं था, फिक्स नहीं था। मेरी बात को समझ गए आप। तो ऑटो वाला जो प्रश्न था उसमें ये नहीं कहा था कि हम प्रथम 5 किलोमीटर का नियत किराया लेंगे या प्रथम 2 किलोमीटर का नियत किराया लेंगे। वो पहले गाड़ी पे बैठने का पैसा ले रहा था,
तो उसमें नियत किराया चलने का थोड़ी ले रहा था, वो पहले ही ले रहा था, है ना। तो अब हम लोग के पास प्रश्न ये है कि एक पुस्तकालय है जिसके पास से पुस्तक अगर आप लीजिएगा तो पुस्तकालय आपसे पहले 3 दिनों का पैसा जमा करा लेगा। चाहे आप पुस्तकालय उसको 1 दिन में पढ़ के दे दीजिए, चाहे 5 मिनट में पढ़ के दे दीजिए, वो आपसे पहले 3 दिनों का किराया जमा करा लेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को आप सब समझ गए। अब सुनिएगा प्रश्न आगे क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। देखिए अब मेरी बात को समझिएगा, सरिता जो है 7 दिनों का, कितने दिनों का, 7 दिनों का, 7 दिनों का 27 रुपये अदा करती है, अदा करती है। अब सोचने वाली बात है कि 7 दिनों का 27 रुपये देती है, तो इसमें 2 प्रकार का किराया है। पहला तो किराया है नियत और दूसरा किराया है अतिरिक्त दिनों का। तो भाई नियत किराया कुछ तो होगा, 27 रुपया में कुछ किराया नियत होगा और कुछ किराया अतिरिक्त दिनों का होगा, तो वही तो हमको पकड़ना है। तो पहले ही बोल चुका है कि 3 दिनों का नियत है और बाकी जो बच रहा है अतिरिक्त, तो 3 दिन अलग कर लीजिए, बाकी 4 दिन अलग कर लीजिए। तो आपको पहले ही मान लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, माना कि, यहाँ पे कहना है माना कि पुस्तकालय का, माना कि पुस्तकालय के, क्षमा बंद हो गया था वीडियो, यहाँ से बंद हो गया था। तो हम क्या किए हैं कि पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपया मान लिए हैं और अतिरिक्त दिनों का किराया 22 रुपया मान लिए हैं। तो भाई सरिता जो है 7 दिनों के लिए पुस्तक लेती है, तो 7 दिन में तो 3 दिन तो इसका रिजर्व है नियत वाला, तो 100 रुपया, और बचा 7 दिन में 4 दिन, तो 4 वाई, रोज 22 रुपया 22 रुपया 22 रुपया, तो 4 दिन का 4 22 रुपया, टोटल 27 रुपया, समीकरण 1। अब सुशी ने 5 दिनों का किराया 21 रुपया दिया, तो सुशी जो है पहले 3 दिन का तो 100 रुपया दे देती है, पहले 3 दिन का खड़े 100 रुपया दे देती है। अब बचा 2 दिन, तो वाई 2 रुपया, 2 दिन तक वाई रुपया देगी, तो 2 वाई रुपया, और टोटल देती है 21 रुपया, समीकरण 2, समीकरण 2। अगर आप इतना भी नहीं बना पाते हैं इसके आगे, स्वयं बनाएं। लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्वयं बनाएं, बन जाएगा ना। चलिए तो यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 से लेंगे और वहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और y का वैल्यू निकलेगा। अगर x का वैल्यू जो भी आएगा हम कह देंगे कि नियत किराया है जी, और y का वैल्यू जो भी आएगा हम कह देंगे अतिरिक्त दिनों का किराया है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, x और y का मान निकाल के अतः करके लिख देना है और अतः करके बता देना है कि भैया ये होगा। मेरी बात को आप समझ गए। चलिए बहुत बेहतरीन। अब हम इसको मिटाते हैं और अगले एक्सरसाइज में हम आने का प्रयास करते हैं। चलिए, सवाल मेन समझना बहुत बड़ी बात है, सवाल हल करना बड़ी बात थोड़ी है। समझ लिए हल हो गया, समझ लिए समझ गए कि हल हो गया, है कि नहीं है। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.5 में। चलिए, थोड़ा सा किताब बहुत अजीब है जी, जिधर तिधर सिला गया है ना, समझे में नहीं आता कि कौन कहने गया। हाँ मिल गया, पेज नंबर 69 और आपके सामने एक्सरसाइज 3.5 हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं और देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। वज्र गुणन विधि का सिंपल सा फंडा, आज आप वज्र गुणन विधि 100% सीख कर जाइएगा, एकदम 100% आप वज्र गुणन विधि सीख कर जाइएगा, एकदम पक्का। देखिए हम आपको सिखाते हैं वज्र गुणन विधि। सबसे पहले समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। उसके बाद फिर से लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक है समीकरण 1 के लिए और एक है समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना। चलिए a2x प्लस b2y प्लस c2, यह है समीकरण 1 के लिए और यह है समीकरण 2 के लिए, यह है समीकरण 2 के लिए। वज्र गुणन विधि का मुख्य रूप से फॉर्मूला क्या होता है समझिए। बैठ जाइए। तो हम लोग सिंपल सा पहले वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला समझेंगे। वज्र गुणन विधि, उसको बंद कीजिए, लाइट आता है।
वज्र गुणन विधि, है ना जी। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला देख लेना है बनाना कैसे है। पहले लिखना है x बटा में बराबर, फिर लिखना है y बटा में बराबर, फिर लिखना है 1 बटा में। अब ये x y एक क्या है, तो x है, इस वाले के लिए y है, इस वाले के लिए, और जो संख्या है उसके लिए 1 का है। ठीक है, अब समझेंगे कि x का वैल्यू x के नीचे क्या होता है देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जिसके नीचे लिखना है उसी को पहले छिपा लेंगे। अब इसमें इससे गुना करके और इसमें संबंध स्थापित करके लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है कि जब कभी भी वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला बनाते हैं तो x के नीचे क्या लिखना है, x को ही छुपा लेंगे और पहले इससे गुना करेंगे, माइनस इसमें गुना करेंगे। तो b1 से c2 में करेंगे तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 माइनस c1 b2। चलिए अब y के नीचे लिखना है तो y वाले को छुपा लेंगे, y वाले को छुपा लेंगे तो a1 c2, चलिए यहाँ लिखेंगे a1 c2 माइनस c1 a2 माइनस c1 a2, चलिए बराबर 1। अब इसको छिपा लेंगे। अब इसमें देखेंगे a1 b2 माइनस b1 a2 माइनस b1 a2। यही है फॉर्मूला बनाने का तरीका। अगर आपको फॉर्मूला अगर नहीं बनाने आ रहा है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। फॉर्मूला बनाने का तरीका यही है कि आपको बेसिकली करना क्या है कि जो है गुणांक को पहले लिख लेंगे, पहले हम चरों को लिख लेंगे और संख्या के बदले में लिख लेंगे, और उसके बाद उसके नीचे क्या लिखना है तो गुणांकों को संबंध बना के लिख देना है। तो जैसे x के नीचे क्या लिखना है तो x वाले को छिपा देंगे b1 c2 माइनस c1 b2, फिर इसको करेंगे a1 c2 माइनस c1 a2, फिर इसको करेंगे तो a1 b2 माइनस b1 a2। इसको बनाना सीखना है, याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। याद करने के लिए आप रट सकते हैं, रटने से याद नहीं होता है कोई भी चीज़, बिना आप उसको समझे नहीं बना सकते हैं कभी भी। ये हो गया आपके सामने फॉर्मूला। अब हम आपके सामने इसी पर बेस्ड एक हम प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, देखिए हम आपके सामने एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे आप ही की एक्सरसाइज का। हम आपको बता चुके हैं कि एक हल अनेक हल कोई हल नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे आप ज्ञात कर लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो जाके पीछे देख लीजिए। जैसे पहले वाले का हम देख पा रहे हैं कि इसका कोई हल नहीं है, तो जब इसका कोई हल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा वाले का देख रहे हैं कि इसका जो है हल है और एक हल है, तो हम इसी को बना देते हैं, क्योंकि बोला है एक हल की स्थिति में या अद्वितीय हल की स्थिति में आपको वज्र गुणन से बनाना है, आपको वज्र गुणन विधि से बनाना है। चलिए भाई, तो हम देखते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है और क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है, और प्रश्न है हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे है 3x प्लस 2y बराबर में कितना है जी 8 है। देखिए अगर आपको लगता है कि इसको बढ़िया से इस रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए हम आपके सामने लिख देते हैं, हम आपके सामने लिख देते हैं 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 लिख दिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। चलिए वज्र गुणन विधि से, क्योंकि इसका एक हल है, अब आपको बनाना है, कॉपी पे बना के बताना है। तो कहना है चूँकि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इन तीनों कंडीशन को बता देंगे क्या क्या है। तो a1 बटा a2 हो गया 2 बटा में 3, b1 बटा b2 हो गया 1 बटा में 2, c1 बटा में c2 हो गया 5 बटा में 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। चलिए अब हम इसका क्या कह दिए कि हाँ लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, इसका अद्वितीय रूप से एक हल है ना। तो जब एक हल है तो अब हमको बनाना है वज्र गुणन विधि से, इसलिए वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि क्या कहता है कि इस फॉर्मूले पे आपको बैठा देना है इसको। तो x और बटा में कुछ, अच्छा हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ वाला मिटा देते हैं, यहाँ बना देते हैं। देखिए पहले लिखना है x और उसके बटा में, चलिए तो बटा में लिखते हैं, क्या लिखना है जी, तो x के बटा में क्या लिखना है b1 c2 माइनस c1 b2। तो b1 c2, b1 कौन है देखिए a1 a2 b1 b2, तो b1 से c2 में गुना करेंगे तो 1 गुना माइनस 8, 1 गुना माइनस 8 फॉर्मूला से माइनस,
फिर क्या है C1B2, तो C1 कितना है -5 गुना 2, -5 गुना 2, तो देखिए -5 और गुना में 2, चलिए बराबर। अब y के बटा में क्या लिखना है, तो y के बटा में है A1C2 माइनस C1A2, A1C2 तो 2 गुना -8, 2 गुना -8 और माइनस सूत्र से, और C1A2 तो C1 कितना है जी, C1 है -5 और A2 है, अच्छा उल्टा कर देगा, A1C2 है ना, हाँ ठीक है, C1A2, C1 है -5 और A2 है 3, तो यहाँ -5 से गुना करेंगे 3 में। चलिए अब 1 के बटा में, 1 के बटा में क्या है जी, तो 1 के बटा में A1B2 माइनस B1A2, A1B2 B1A2, तो A1B2 मतलब 2 गुना 2 और माइनस में B1A2 तो 1 गुना 3। चलिए बेसिकली इस लाइन को आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, तो x बटा में हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। -8 एक कम -8, माइनस माइनस गुना हो गया, 5 दूना के 10, तो ये हो गया -8 माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 दूना के 10। चलिए बराबर में यहाँ पे y बच गया, और इसके देखिए 8 दूना के माइनस में 16 और माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 तिहाई हो गया 15। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको देखते हैं 1 बटा में कितना हो जाएगा जी, तो 2 दूना के 4 और -3 एक कम 3। बहुत बढ़िया, एक लाइन और हल करेंगे, एक लाइन और हल करेंगे। देखिए यहाँ 10 में से 8 गया तो बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा -y और बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, क्योंकि भाई वही है -y तो माइनस तो ऊपर आ जाएगा, और बराबर में 1 बटा में 1। अब आपको जिसका हल चाहिए, तो x वाले को भी इसके समान करने पर, x को भी संख्या वाले पक्ष के समान करने पर, और y वाले को भी संख्या वाले पक्ष के समान करने पर, इसको भी इसी के समान करेंगे, इसको भी इसी के समान करेंगे, और दोनों को बराबर दिखा के यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। बात को समझ गए? तो देखिए पहले लिखेंगे हम x अक्ष समान करने पर, x अक्ष समान करने पर, तो x अक्ष क्या है जी, x बटा में 2 बराबर 1 बटा में 1, 1 बटा में 1, इसलिए x एक कम x और 2 एक कम 2, x का वैल्यू निकल गया। चलिए अब आगे आते हैं y का वैल्यू, -y बटा में 1, यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो y अक्ष या पक्ष कहते हैं, पक्ष अक्ष नहीं पक्ष y पक्ष समान करने पर, तो y पक्ष समान करने पर कैसे करेंगे, तो बराबर में 1 बटा में 1, 1 बटा में 1, -y एक कम -y बराबर में 1 एक कम 1 है ना, इसलिए y इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका y का वैल्यू। इस प्रकार से आप वज्रगुणन विधि को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और इसको हल भी कर सकते हैं। बचे हुए प्रश्नों को देख लेंगे, थोड़ा सा बचे हुए प्रश्नों को देख लेंगे और आगे आपसे सभी प्रश्न बन जाएंगे। जो प्रश्न नहीं बनेगा वो हम बनवा देंगे, और कोशिश करना है कि जितना भी इस एक्सरसाइज का जो आपके सामने जो वज्रगुणन विधि द्वारा जो प्रश्न बोला है पहले जांच करना है कि उसका एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, और जांच करने के बाद आपको करना क्या है बेसिकली कि जिसका एक हल है यानी अद्वितीय रूप से एक हल है उसी को बनाना है वज्रगुणन विधि से, सबको नहीं बनाना है। और कोशिश करना है कि अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, क्योंकि आगे का सेशन हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हम आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भले ही हमसे कोई चैप्टर पढ़िए चाहे मत पढ़िए, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कोई पढ़िए चाहे मत पढ़िए, चाहे कोई भी मत पढ़िए चैप्टर, एक चैप्टर विशेष रूप से आप हमसे पढ़िए। हम आपसे चैलेंज करते हैं त्रिकोणमिति, और हम आपके लिए यह बहुत ही आसान बनाएंगे। त्रिकोणमिति हर टीचर भारी बनाता है और हम आपके लिए आसान बनाएंगे। और लोगों का हमको नहीं पता, बहुत सारे अच्छे भी हैं लोग जो हकीकत में बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा त्रिकोणमिति को कि आपको कभी एहसास नहीं होगा, किसी के सामने आप बोल नहीं पाइएगा कि हाँ त्रिकोणमिति भारी भी होता है। मेरा चैलेंज है आपसे ये, और आप बने रहिए। अभी हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तुरंत हम लाइव सेशन लेना शुरू करेंगे, और लाइव सेशन में हम लोग शुरू करेंगे क्या जी, तो समांतर श्रेणी द्विघात यहीं को स्टार्ट करेंगे, और पहले मैथ कंप्लीट कराया जाएगा पूरा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हम लोग जो है आगे देखते हैं आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, और कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं वज्रगुणन विधि का अगला प्रश्न, एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न संख्या 2। ठीक है, तो चलिए जय हिंद।